सैंपल पेपर जो है 2024-25 का। दोस्तों इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनली एक ब्लूप्रिंट कैसा होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जो आपका पेपर है उसमें से 24 नंबर के तो दोस्तों केवल एमसीक्यू ही आने वाले हैं। तो इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि आईटी हमारे लिए एक वरदान है। 75 तो दोस्तों मैं कह सकता हूं उन बच्चों के लिए जिनको शायद आज तक भी दोस्तों कुछ नहीं आता है। कुल मिला के दोस्तों 50 नंबर का आपका पेपर है। इस 50 में से 10 नंबर आते हैं आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लेकर के, और साथ में दोस्तों 40 मार्क्स आएंगे आपके पास पार्ट बी को लेकर के। कि हमारा जो पेपर है वो कितना होता है दोस्तों, केवल 2 घंटे का 50 नंबर का ही पेपर है। इसलिए तो ऐसा नहीं है कि राइटर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ है। हो सकता है राइटर का एक क्वेश्चन यहाँ आ गया हो, एक क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया, एक क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th आईटी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सीबीएसई के पैटर्न को, यानी कि जो बोर्ड का पेपर आता है वो कुछ किस तरीके का होगा। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईटी 402 के सैंपल पेपर को लेकर के। दोस्तों इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनली एक ब्लूप्रिंट कैसा होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके आंसर्स आप कैसे दे सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं कि इस क्वेश्चन को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि आईटी एक अपना मेजर सब्जेक्ट होता है। वैसे तो हम इसको वोकेशनल सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ये क्योंकि दोस्तों 50 नंबर का थ्योरी और 50 का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मुझे लगता है आपकी स्कूल पूरे के पूरे आपको भेजेगी, आधा एक नंबर शायद काट ले, और जो आपका पेपर है उसमें से 24 नंबर के तो दोस्तों केवल एमसीक्यू ही आने वाले हैं। ठीक है। 50 में से 24 अगर आप देखें तो ओवरऑल आपके 75% तो आपके बहुत ही आसान से बन जाने वाले हैं। 75 तो दोस्तों मैं कह सकता हूं उन बच्चों के लिए जिनको शायद आज तक भी दोस्तों कुछ नहीं आता है। बस थोड़ा सा लास्ट टाइम पे अगर देखें हमारे वीडियोस जो भी हैं, अगर आप उनको भी एक बार देखें तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं दोस्तों 75 से ज्यादा ही आपके मार्क्स आएंगे केवल एक बार वीडियो देख लेने के बाद। अगर आपको आज की तारीख तक कुछ भी नहीं आता है तो, लेकिन अगर आपको दोस्तों बहुत कुछ आइडिया है, अगर आपने अपनी बुक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को देख रखा है, प्रैक्टिकल कर रखा है, समझ रखा है, और दोस्तों साथ में अगर आपने हमारे वीडियोस को भी देख रखा है, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों 95% से भी ज्यादा आपके मार्क्स यहां पर आने वाले हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे सैंपल पेपर को लेकर के, और दूसरा मैं जो आपको आईटी के बारे में कह रहा था कि जो आईटी के मार्क्स हैं, ठीक है, वो आपके मार्क्स वैसे तो नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, वैसे तो नहीं जुड़ते हैं। कब? अगर आपके सारे के सारे परसेंटेज आईटी से अच्छे हैं तो। ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है आपके एसएसटी के मार्क्स थोड़े कम आए, आपके साइंस के मार्क्स थोड़े कम आए, आपके मैथ्स के मार्क्स थोड़े कम आए। तो उस केस में दोस्तों आपके आईटी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज अ मेन सब्जेक्ट, क्योंकि टॉप 5 के नंबर जोड़ते हैं और 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं। इंग्लिश के अलावा कोई भी एक सब्जेक्ट अगर ऐसा है जिसके नंबर कम आ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट सबसे नीचे आ जाएगा, और ऊपर के 5 सब्जेक्ट्स को जोड़ करके टोटल और परसेंटेज बनता है। और मार्कशीट में दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी कभी भी टोटल और परसेंटेज नहीं लिखी आती है। तो इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि आईटी हमारे लिए एक वरदान है। आईटी को अगर हम लोग अच्छे से कंसीडर कर ले, आईटी को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, तो फिर मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां पर आपके क्लास 10th के जो मार्क्स हैं, क्लास 10th के जो परसेंटेज है दोस्तों, बहुत से भी बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं, और अपना जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम क्या है अपने पास? सैंपल पेपर जो है 2024-25 का, और क्लास है 10th, और हम बात कर रहे हैं आईटी 402 के बारे में। इसमें दोस्तों जो सॉल्यूशन है वो सीधे सीधे सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको यहां पर उन टॉपिक्स के अलावा और भी बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की भी पूरी कोशिश करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारी जो बुक है दोस्तों वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो हम अच्छे से जानते होंगे शायद दोस्तों कि ये 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें अपने पास 5 यूनिट होती है। कुल मिला के दोस्तों 50 नंबर का आपका पेपर है। इस 50 में से 10 नंबर आते हैं आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लेकर के, और साथ में दोस्तों 40 मार्क्स आएंगे आपके पास पार्ट बी को लेकर के। तो ए के हैं 10 नंबर, बी का है 40 नंबर, मिल गया 50, और आपके साथ इसमें
50 जुड़ जाता है दोस्तों प्रैक्टिकल का, ठीक है। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेम ऑफ यूनिट में देखेंगे तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप क्या है, मेथड क्या है, कम्युनिकेशन में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इसी टाइप से कम्युनिकेशन की साइकिल क्या है, कम्युनिकेशन के बैरियर क्या है, साथ साथ में जो बेसिक राइटिंग स्किल्स हैं वो सारे टॉपिक्स अगर अपन पढ़े हैं तो दोस्तों अपने पास आएगा केवल एक एमसीक्यू, ठीक है। 1 मार्क का एक एमसीक्यू आएगा और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास 2 नंबर वाला। यानी कि यहां से आपसे पूछा जा सकता है कम्युनिकेशन के बैरियर के बारे में, कम्युनिकेशन की साइकिल के बारे में, कम्युनिकेशन का मेथड के बारे में, वर्बल क्या है या नॉन वर्बल क्या है या विजुअल क्या है, इस टाइप से आपसे यहां पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपके पास एक एक क्वेश्चन आता है, टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके पास 2 इस यूनिट से। देखिए छोड़ने के बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं आपको। दूसरा है आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि यहां हमने बात करी थी सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स में हमने देखा था टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, साथ साथ में हमने यहाँ पर देखा था कि अगर हम लोग जैसे सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, ऐसे कुछ पॉइंट्स भी हमने यहाँ डिस्कस करे थे। वर्किंग हम लोगों ने देखे थे कि इंडिपेंडेंटली हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स थे। स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन टॉपिक्स के बेस पर आपके पास दोस्तों 2 एमसीक्यू आपके पास आने वाले हैं और एक आपके पास आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे ही दोस्तों आईसीटी स्किल्स है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है, जैसे कि कंप्यूटर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के, कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, डेटा सेफ्टी एंड डेटा सिक्योरिटी को लेकर के। इसी टाइप से हमने यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के डिस्कशन कर रखा है। तो यहां से आपके पास आता है एक क्वेश्चन एमसीक्यू और एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। इसी टाइप से एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं आपके पास, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रखे हैं। एक क्वेश्चन आपके पास आने वाला है एमसीक्यू पे और एक क्वेश्चन आने वाला है आपके पास 2 मार्क्स का। इसी टाइप से दोस्तों जो आपके पास ग्रीन स्किल्स है, यहां से भी एक आपके पास बनता है एमसीक्यू और एक आपके पास बनता है 2 मार्क्स का। टोटल आपके पास आने वाले दोस्तों 6 क्वेश्चन, 6 में से आपको छोड़ने हैं 2 क्वेश्चन। तो आपको कितने करने हैं दोस्तों, कोई भी इनमें से 4 क्वेश्चंस आप करेंगे। इसका पैटर्न कैसा आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा इसमें आपके पास क्वेश्चन आएगा सपोज कि 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी आप 2 छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आने वाला है 4 क्वेश्चन, तो 4 नंबर का। और यहां पर जो आपके पास क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये फिर आपके साथ एक साथ आपके सामने आएंगे 5 अलग अलग क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के होने वाले हैं। इन 5 में से भी दोस्तों आपको करना है केवल 3 और आप यहां देखेंगे 6 नंबर का आपका ये पार्ट आने वाला है। तो कुल मिलाकर के इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास है, लेकिन करने आपको कितने हैं, 4 एमसीक्यू और 3 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस। ऐसे ही नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो आपके पास आ जाता है दोस्तों पार्ट बी। पार्ट बी जो आपके पास है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये आता है 40 मार्क्स का। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो है, जिसमें हमने देखा है स्टाइल क्या है, टेम्पलेट क्या है या फिर टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, ऐसे ही दोस्तों और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं अपने पास। तो यहां से आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये एक एक नंबर वाले एमसीक्यू ये आते हैं 6 क्वेश्चन। तो आपके पास 6 एमसीक्यू आने वाले हैं। इन 6 में से दोस्तों आपको करने हैं केवल 5, ठीक है। तो आपको कितने करने हैं, 5, यानी यहां भी आपको एक छोड़ना पड़ेगा। इसी टाइप से आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके पास आएगा एक 2 मार्क का आएगा और एक आपके पास आने वाला है 4 मार्क का। टोटल दोस्तों आपके पास यहां से 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ये भी आपको 6 एमसीक्यू देता है, जिसमें से आपको करने हैं कोई भी 5। इसी टाइप से यहां आपके पास ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जैसे कि इसमें आपने देखा था कंसोलिडेशन क्या होता है, सब टोटल क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होती है, या आपने देखा था यहाँ पर कि सिनेरियो क्या है आपके पास में, सॉल्वर क्या है आपके पास में, ठीक है। इसी टाइप से हम लोगों ने डेटा लिंकिंग करके देखी है, मैक्रो को देखा है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बेस पर आपके पास 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपके पास आएगा 4 मार्क का। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी 6 एमसीक्यू में से आपको करने हैं केवल 5, एक आपके पास आने वाला है 2 मार्क्स का और ऐसे ही आपके पास 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 4 मार्क के। इसी तरीके से जो आपके पास ये यूनिट कंप्लीटली चेंज हो गई, आपको शायद पता चल चुका होगा, मैंने पहले भी बता रखा है और आपके स्कूल में भी आपको बताया होगा, लेकिन बुक में शायद अभी तक अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि ये बीच में हुआ था।
तो यूनिट 4 है जो अपने पास है मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वर्किंग एनवायरनमेंट। इस पे भी दोस्तों 6 क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिसमें से करने हैं आपको 5। 2 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं 2-2 नंबर के और 4 नंबर का आपके पास आएगा 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों 6-6 वाले, ये हो गए 24। इनमें से आपको एक छोड़ना है, एक छोड़ना है, एक छोड़ना है, एक छोड़ना है। तो 24 में से आपको कितने करने हैं? 20। ऐसा नहीं कि कोई भी छोड़ सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 जो था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे था, तो इसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में होगा 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से आप कोई भी एक छोड़ सकते हैं। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, मान लेता हूं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, इसमें भी होगा 1 2 3 4 5 6, इसमें से भी आपको कोई एक क्वेश्चन छोड़ना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में भी होगा 1 2 3 4 5 6, इसमें से भी मान लो आपने ये वाला एक क्वेश्चन छोड़ दिया। तो एक एक सेगमेंट में आपको एक एक क्वेश्चन छोड़ना है, एनी नहीं है, ठीक है। इसमें से हर एक सेगमेंट का एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आएंगे, 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई भी 4 यानी 2 क्वेश्चन आप यहाँ छोड़ सकते हैं जो भी आपको नहीं आ रहा हो या कम समझ में आ रहा हो। इसी टाइप से 4 मार्क वाले क्वेश्चन है जिसमें आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको करने हैं कोई भी 3। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि ये जो आपके पास यूनिट है ये है थ्योरेटिकल, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो इसके तो कोई क्वेश्चन आप छोड़ना ही मत, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। मान लो आपको सॉल्वर की डेफिनेशन नहीं आती, डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। दूसरा, मैं हमेशा ये कहता था कि स्टेप्स नहीं आते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था सीबीएसई में कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे, या फिर हम लोग दोस्तों जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी चल रहा था, लिब्रे ऑफिस का भी चल रहा था और ओपन ऑफिस का भी चल रहा था। तो कहां से स्टेप दे? हो सकता है कि कोई स्टेप आपके लिब्रे ऑफिस का अलग हो, ओपन ऑफिस में अलग हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अलग हो। तो इसलिए आपके पास में ये सीबीएसई खुद बड़ा कंफ्यूज था कि स्टेप्स के क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे। इस बार बिल्कुल क्लियर बोला है सीबीएसई ने कि हम लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड बात करेंगे। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस में इस बार आपके स्टेप्स पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब स्टेप्स हैं, सिंपल वाले स्टेप्स हैं, लेकिन उसके अंदर वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सिंपल आपको पता होना चाहिए ये ऑप्शन कौन से मेन्यू में है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ये था अपना ब्लूप्रिंट। इसी टाइप से दोस्तों जब हम पेपर शुरू करते हैं तो हमारे को ये पता होगा, हमें ये बिल्कुल पता है दोस्तों कि हमारा जो पेपर है वो कितना होता है दोस्तों, केवल 2 घंटे का 50 नंबर का ही पेपर है इसलिए। तो यहाँ आपके पास मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 50। अब इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है एक बार हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं, आपके पेपर में भी यही आने वाला है, सेम टू सेम आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे। सबसे पहले लिखा होगा, बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़िएगा। पढ़ने के लिए दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट मिलते हैं, मैं आपसे कहूंगा 20 मिनट्स आपको मिलते हैं। रीडिंग टाइम आपको मिलेगा जब आप रूम में बैठे होंगे। पेपर आपको मिल जाएगा, पेपर खोल के आप पूरा का पूरा पेपर अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे कहूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप पढ़ रहे होते हैं एमसीक्यू को आप बाद में पढ़िएगा। एमसीक्यू से पहले आप ये बाद वाले जो क्वेश्चन है ना उनको अच्छे से पढ़िएगा। मैं जानता हूं आपको स्ट्रेस हो सकता है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है कोई बात नहीं, आप पहले से क्लियर कर लीजिए, जो नहीं आया मुझे छोड़ना है, दूसरा वाला करूंगा, क्योंकि छोड़ने के भी अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको यहां पर यह भी कहूंगा कि जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड, मतलब आपको मान लो मैं अगर एग्जाम में बैठा हूं, 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, मान लो 2 छोड़ने हैं, लेकिन मुझे तो 3 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो छोड़ने पड़ रहे हैं मेरे को 3। छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक के आसपास की कोई बात तो आपको याद आएगी। मान लो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि सॉल्वर क्या होता है, तो सॉल्वर क्या होता है अगर सपोज ये मुझे नहीं आता, गोल सीक क्या होता है मुझे नहीं आता है, तो पूरी कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि टॉपिक ही आपको बहुत बातें बताता है। जैसे गोल सीख, हमारा गोल क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम एक्सेल में या कैल्क में क्या काम करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ तो बातें आपको आएंगी। छोड़ना तो है ही नहीं, ठीक है, मतलब जितने क्वेश्चंस बोले हैं उतने तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो खैर इस चीज की हम लोग लेकर के बात कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं 4-4 नंबर वाले, उसको दोस्तों मैं कई बार एग्जाम में देखता हूं, मतलब जब कॉपी करेक्शंस पे, तो कुछ लोग कॉपी में लिखते ही नहीं है।
तो आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, करना तो है, चाहे आप गलत कर रहे हैं लेकिन करना तो है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्मार्टली कैसे करना है मैं अभी आपको आगे बताता हूं। दूसरा आपके पास है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 21 क्वेश्चन। आपको मिलेंगे कितने? 21 क्वेश्चन। अब 21 में आपको ऐसे कह रहा हूं, वैसे तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 6 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें 6 में से आपको 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर आपको 6, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें फिर 6, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें फिर 6, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें फिर 6, ठीक है। तो ये आपके पास ये 6 करके तो आपके पास बहुत सारे हो गए, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे आपको ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास यहाँ ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। 21 क्वेश्चन से 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 जो है वो आपके पास है दोस्तों, या सेक्शन ए वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो सेक्शन बी है वो आपके पास है सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। आपके पास कुल मिलाकर के 5 + 16 क्वेश्चन आएंगे। 5 जो है वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर फिर से 6 क्वेश्चंस ऑप्शंस वाले, और फिर आपके पास आते हैं 16 क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 5 + 16 बन गए 21 क्वेश्चन, और इसमें से आपको करने हैं यहाँ पर ये कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन, यानी कि ये जो आपके पास 16 क्वेश्चंस हैं इसमें भी छोड़ने के ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको करने हैं केवल 10 क्वेश्चन। फिर जो मैक्सिमम टाइम अलॉट है वो 2 घंटे का है। ऑल क्वेश्चंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्ट इन द करेक्ट ऑर्डर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों आपको। आपको तो जैसे ही कॉपी मिलती है आप लिखना शुरू करेंगे, जब आपकी बेल बज जाएगी, टाइम शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में आपको ऐसे कर देना 1, ठीक है, ये 2, ये 3, इस तरीके से 4, ऐसे आप 5, और सपोज जो भी आपको 6 करना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ऐसे जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, जैसे जैसे आपको आंसर याद आए आप उसके सामने लिखते जाना। जैसे ये आपके सामने, मान लो इसका आंसर है बी। कोशिश कीजिएगा, मैं आपको फिर बोलने वाला हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। आपको स्कूल में टीचर ने बोला होगा पूरा ऑप्शन लिखें, मत लिखना, मत लिखना, क्योंकि हो सकता है कि आप ये बी लिख रहे हैं और सामने आप इसका आंसर मान लो ऑल ऑफ द अबो या जो भी ऐसा कुछ लिखा हो, तो आप इस वाले को मत लिखना, आप सिंपल सा बी लिख करके खत्म कर दो। क्यों? उसका रीजन छोड़िए, आप सिंपल सा बी, सी, ए, डी, सी, बी जो आपको लिखना है आप इतना लिख दीजिए। इसमें से भी आपको कुछ छोड़ना है तो आप इसको चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, मान लो ए, बी ये वाला आप छोड़ना चाह रहे हैं, जो भी आप छोड़ना चाहें ऐसे। तो मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि आप यहाँ पर पहले से ही एक सेक्शन बना करके चलें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, इस टाइप से आप आगे कंटिन्यू काम करेंगे। करेक्ट ऑर्डर में करना है, अगर नहीं आ रहा है अभी जगह छोड़ दीजिए, बाद में आप लिख देना, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था एमसीक्यू वाले में आपको केवल ऑप्शंस लिखने हैं, जो भी ऑप्शंस आप लिखेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास शुरू हो जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है वो है आपके पास दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये हमारे पास है, सबसे पहले वो है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम देख रहे हैं फिर से 1, मतलब 1 2 3 4 ऐसे बढ़ने वाले हैं। इसमें आपको करने हैं दोस्तों केवल 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, कुल मिला के आपको करने हैं 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छे से सुनिएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अ वर्क प्लेस? मेरे ऑफिस में अगर मैं एक अच्छे से लोगों के साथ अगर कम्युनिकेट करता हूं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहता हूं, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अ वर्क प्लेस? तो यहां पर अपने पास आता है रिड्यूसिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या हमारे खर्चे कम होंगे? कितनी बेवकूफी वाली बात है। अच्छे से बात करने के लिए हमारे कम्युनिकेशंस का अगर हम अच्छे से यूज करें तो उससे ऑफिस का खर्चा कैसे कम होगा। फिर ये वाला देखते हैं, इंक्रीज एम्प्लॉय वेकेशंस डे, तो ये कैसे हो सकता है? उसके बाद आता है आपके पास इंप्रूविंग ऑफिस या फिर एस्थेटिक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, इसको जैसे ही 1 के बाद 2 पढ़ेंगे, इनहेंसिंग बढ़ाता है, इनहेंस करता है क्या? टीम कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर मैं अपने ऑफिस में सबके साथ अच्छे से बात करता हूं तो क्या होगा, जिस टीम में यानी कि ऑफिस में जो टीम मेंबर्स है हम सबका, वो क्या होगा, हमारा कोलैबोरेशन जो है वो अच्छा होगा, और साथ में हमारी प्रोडक्टिविटी भी आएगी जब हम टीम में काम कर रहे हैं।
कुछ क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे ही आपको समझ में आ जाएंगे। सेकंड, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लिव विद द क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस। मतलब मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, मैं अपने आप से ही जो है कई बार हाई एक्सपेक्टेशन कर लेता हूं। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ, मैं अपने आप से जब बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा करके चलता हूं, उस टाइम पर जो हमको यहाँ पर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, ये किस टाइप का स्ट्रेस होता है? तो जनरली हम इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल तो नहीं हो सकता, ठीक है, सोशल भी नहीं हो सकता, फाइनेंशियल भी नहीं हो सकता, बच क्या रहा है आपके पास? इमोशनल। आप अपने आप से जब उम्मीदें लगाते हैं और वो उम्मीदें अगर पूरी नहीं हो सकती है, अपने आप से भी, इनफैक्ट आप दूसरों से भी कई बार उम्मीदें लगाते हैं, वो उम्मीदें जब आपकी पूरी नहीं होती तो वो आपके पास एक इमोशनल, कह सकते हैं, स्ट्रेस के अंदर काउंट होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जॉन, ठीक है, ये क्या कर रहा है? नोटिस दैट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज लोअर इन अ डिफरेंट सप्लायर्स लोकेशन कंपेयर टू हिज करंट सप्लायर। मैं अगर किसी से सामान खरीदता हूं तो मुझे पता पड़ रहा है दूसरा वाला जो बंदा है वो मुझे सस्ते में दे रहा है, ठीक है। ही डिसाइड टू स्विच टू अ न्यू सप्लायर टू सेव मनी। तो उस केस में मैं, जो मुझे सस्ता दे रहा है, अब मैं उससे खरीदना शुरू करना चाहता हूं या कर रहा हूं। तो इस टाइप के जो डिसीजंस हैं, ठीक है, विच फंक्शंस दैट द एंटरप्रायर इज डूइंग, तो वो जो आपके पास एंटरप्रेन्योर है वो किस टाइप के डिसीजंस ले रहा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? मतलब उसका फंक्शन क्या हो गया? इनोवेशन है क्या? मतलब कुछ नया कर रहा है क्या? नहीं, वो क्या कर रहा है? सप्लायर इसकी जगह उससे ले रहा है। क्या वो रिस्क ले रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सामान सेम रेट में अगर आप दोनों दे रहे होते तो मैं सोचता भी कुछ कि शायद मेरे को यहाँ पर जो है वो ये वो कुछ अलग अलग टाइप की रिस्क हो सकती है, चाहे वो भले मेरा बजट हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्या, कि वो रेट ही उसकी कम है पहले से ही, तो क्या मैं यहाँ पर इनकम को डिवाइड कर रहा हूँ? ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है? मेक्स डिसीजन। आप एक डिसीजन ले रहे हैं, इसकी जगह मुझे उससे लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, तो लिखा है इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करें, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पे, फॉर योर स्टडीज, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, एंड यू हैव अ टाइट डेडलाइन, आपको एक डेडलाइन मिली है, ये काम आपको अगले 3 दिन में करना है। नो वन इज अराउंड टू चीयर यू ऑन और ऑफर इंकरेजमेंट, ठीक है। तो आपको कोई इंकरेज नहीं कर रहा है, आपको कोई चीयर नहीं कर रहा है, आपको 3 दिन में काम खत्म करना है, बट यू नीड टू पुश थ्रू द कंप्लीट द वर्क। लेकिन आपको ये काम पूरा करना है, आपको कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर रहा। तो फिर क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन दोस्तों बहुत अलग अलग तरीकों से हो सकती है, कह सकते हैं आपको, शायद मैंने बताया भी था कि सेल्फ मोटिवेशन खुद अपने आप में 2 टाइप की होती है। एक वो सेल्फ मोटिवेशन जो कि हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, और एक वो सेल्फ मोटिवेशन होता है जिसको करने के बाद, मतलब मेरा जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने पर वो लोग मुझे क्या कहेंगे, उसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए मुझे कोई प्राइज मनी मिलेगी, तो वो फिर आपके पास अलग हो सकता है, ठीक है। तो एक इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है आपके पास सेल्फ मोटिवेशन। खैर, इसका क्वेश्चन का जो मीनिंग था वो ये था, लोग आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लोग आपको चीयर नहीं कर रहे हैं, लोग आपको यहाँ पर जो है वो एनकरेज नहीं कर रहे हैं, और आप अपने आप से ही एनकरेज हो रहे हैं, बट यू नीड टू पुश थ्रू एंड कंप्लीट द वर्क। अगर आपको करना है तो बोला जा रहा है व्हाट विल मेक यू कंप्लीट वर्क विदाउट अदर चीयरिंग यू। दूसरे लोग नहीं करेंगे तो क्या है? आपके पास कोई खुद का सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको याद होगा एसडीजी, मैंने आपसे कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए हैं, कुल मिलाकर के 17 गोल है। और दोस्तों ये 17 गोल आपने अलग अलग जगह पे पढ़े होंगे, आपके पास एसएसटी में भी हो सकता है, ये टॉपिक है, और क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में भी आपका है, आईटी में भी है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें लगभग दुनिया के 193 कंट्रीज ने एक साथ मिलकर के काम किया है, और इन्होंने 17 गोल सेट किए हैं। 2015 के लास्ट में बोला था 2016 से लेकर के 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना है, 17 गोल्स को, ठीक है। तो ये जो शुरू किए वो किसने किए दोस्तों? यूएन ने, ठीक है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस है, जहां पर इन 17 गोल को यहां पर क्रिएट किया गया है, 17 गोल को सेट किया गया है, और इन गोल को हमको अचीव करना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू टू एंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन।
सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है, मतलब मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, एक वेबसाइट है, मान लेता हूँ अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको सिक्योरिटी की गारंटी मिल सकती है। क्योंकि वहाँ आपने ऊपर देखा होगा जब आप पेमेंट करते हो तो लिखा आता है एचटीटीपीएस, ठीक है? एस फॉर सिक्योर, तो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराता है। और एक ऐसी वेबसाइट है जिसका कुछ भी नाम हो सकता है, सपोज एबीसी, एक्सवाईजेड, पीएनक्यू, कोई भी नाम मान लो आप। तो आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे जब कभी भी, पेमेंट किसी को करेंगे, तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है? एक तो लिखा है लॉक योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को लॉक करने से क्या होगा, हम तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरा है गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल ओनली ऑन सेफ वेबसाइट, जो सेफ वेबसाइट से वही हम अपने बैंक की डिटेल्स या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देंगे, हर एक वेबसाइट्स को नहीं देंगे। उसके बाद है यूज एंटीवायरस, एंटीवायरस का कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि एंटीवायरस क्या करता है, वायरस से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, पैसे के लेन देन से लेकर के बात कर रहे हैं। और डू नॉट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर, तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर आने के बाद वो फिर से वायरस या आपके पास कह सकते हैं कि जो दूसरे टाइप के ऐसे फंक्शंस, जिसको मैलिशियस फंक्शंस भी बोलते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स भी बोलते हैं, उस टाइप के ऑपरेशन ये करेगा। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो यही आएगा, एक सेफ वेबसाइट है तो ही आप अपनी बैंक की डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपके पास ये हो गए 6 क्वेश्चन, इनमें से आपको करने थे कोई भी 4 क्वेश्चंस, ठीक है? अब अब हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके पास 2। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, ये जो 6 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, इन 6 में से आपको करने हैं 5, कोई भी एक आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि आपके पास सपोज कि जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, उसको लेकर के 6 क्वेश्चन आएंगे और आपको कितने करने हैं, 5। अब ये जरूरी नहीं है कि 6 के 6 क्वेश्चन एक साथ क्वेश्चन नंबर 2 में आए। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे तो लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर स्टाइल के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि राइटर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ आए। हो सकता है राइटर का एक क्वेश्चन यहाँ आ गया हो, एक क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया हो, एक क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? खैर, तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं व्हाट इज द स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर आपने यूज किया होगा, पहला टॉपिक अपने पास यही आ रहा है दोस्तों, स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, जिसमें हम लोग अपने कोई फॉर्मेट्स बना करके रखते हैं और उस फॉर्मेट्स को हम बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं मेरी जो कंपनी का एक लोगो है, ठीक है, उसका कलर ये है या फिर साथ में उसके फॉन्ट ये है, उसकी साइज ये है। इस टाइप से दोस्तों मैंने अपनी एक स्टाइल बना ली है, ठीक है, अपना एक फॉर्मेट बना लिया और उस फॉर्मेट को मैंने सेव कर लिया है। जब कभी भी इस डॉक्यूमेंट में अगर मुझे ये स्टाइल चाहिए तो मैं सीधे सीधे यूज कर सकता हूं उसको, जो कि साइड पैनल में स्टाइल में मुझे मिल सकता है, साइड पेन में मिलता है, आपने देखा होगा। या नहीं तो फिर हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से भी उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इस टॉपिक को नहीं देखा है तो दोस्तों प्रैक्टिकली जरूर देखिएगा, ठीक है? तो इसका लिंक मैं डाल चुका हूं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम देखें तो स्टाइल क्या होती है, मेथड ऑफ टाइपिंग, टाइपिंग का मेथड कैसे हो सकता है। दूसरा है कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली यही ऑप्शन है आपके पास में, जिसमें हम लोग क्या करें, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक कलेक्शन बना देते हैं। उसके बाद ऐसे ही फालतू के दो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। अ टूल फॉर ड्राइंग शेप, ड्राइंग शेप मतलब इस टाइप का कोई शेप बनाना है, सर्कल बनाना है, तो ये स्टाइल नहीं है। उसके बाद है स्पेलिंग चेक फीचर, स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करते हैं F7 के थ्रू, तो वो भी नहीं है कि अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, मान लो ये वाली, तो इसके नीचे ऐसे एक जिगजैग लाइन बन जाती है, आपने देखा होगा, रेड कलर की एक लाइन आती है, इट मींस ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये इसमें से एक ही आंसर सही है, जो कि है बी। ज्यादातर दोस्तों जो आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं वो कंफ्यूज नहीं करने वाले, ठीक है? तो सिंपल से हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया तो आप आंसर दे सकेंगे। इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा ज़रूर दोस्तों वीडियो देख लेंगे ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको आज भी कुछ नहीं आ रहा है तो आप बस हमारे वीडियोस देख लीजिए। वीडियोस देखने पर ही आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। इसी टाइप से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ये किससे रिलेटेड आ गया, सेल रेफरेंसिंग से रिलेटेड। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सेल या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड, ठीक है? तो अपने कोर्स में कैल्क है, इसलिए हम कैल्क को लेकर के बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ सेल रेफरेंस क्या होता है। सेल रेफरेंस का मतलब होता है आपके पास सेल का कोई एड्रेस, और एड्रेस जो है, सेल रेफरेंस जो है आपके पास होते हैं 3 टाइप के। एक जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव,
ठीक है, एक कौन सा है, रिलेटिव रेफरेंस है, एक आपके पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, और तीसरा जो है इन दोनों का ही मिक्सचर होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। अब कोई भी सेल का एड्रेस आप अच्छे से जानते होंगे, जो सेल का एड्रेस है, मान लेता हूं ऐसे मैंने कुछ सेल एड्रेस बना देता हूं, यहां लिखा है मैंने ए, यहां लिखा है बी, यहां लिखा है सी, इधर लिखा है 1 2 3, इस टाइप से। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों बात करता हूं इस सेल का एड्रेस क्या होगा, ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं। मान लेता हूं कि इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो इसका एड्रेस क्या होगा दोस्तों, आपके पास C और यहां से है 3, तो इसका क्या हो जाएगा C और 3, ये है आपके पास रिलेटिव रेफरेंस। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये है दोस्तों मेरे पास A2। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं सपोज यहां पर इसको लेकर के, तो ये आपके पास है B1। अब रेफरेंस तो आपके पास किसी भी टाइप का हो, एड्रेस आपके पास किसी भी टाइप का हो, उसमें क्या होता है जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, मान लेता हूं कि यहां पर मैंने कहीं लिखा था 5 7, इन दोनों का सम अगर कर रहा था तो आ रहा था 12। अगर दोस्तों इस फॉर्मूला को मैं पकड़ के कॉपी करके इसमें पेस्ट करता हूं तो ये वैल्यू इसके सामने वाली ले लेगा, अगर फिर कॉपी पेस्ट यहाँ वाले पे करता हूं तो इनकी वैल्यूज को ले लेगा वो। तो ये क्या कर रहा है कि जो इसके सामने वैल्यूज है, मतलब इसका रेफरेंस जो है, इसका रिलेशन अगर इनके साथ है तो इस वाले का रिलेशन इसके साथ, इस वाले का इसके साथ हो जाएगा। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, जब आप कॉपी करते हैं, जब आप कॉपी के साथ साथ पेस्ट भी करते हैं, तो ये क्या करता है, आपकी जो सेल रेफरेंस है उनको भी चेंज कर देता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये रेफरेंस चेंज कर देता है, और ये रेफरेंस एब्सोल्यूट रखेगा, वही स्टैटिक फिक्स्ड रेफरेंस है। ठीक है, इसको क्या मैं बोल रहा हूँ, फिक्स्ड रेफरेंस है। बस आपको इसके आगे डॉलर का सिंबल लगाना पड़ेगा, जैसे C3 है तो $C $3 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, $C $3। अगर आप इसकी बात करेंगे तो क्या लिख देंगे आप, $A $2। अगर आप इसकी बात करेंगे तो क्या लिख देंगे, $B $1। इन दोनों के आगे आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, इससे ये फिक्स्ड हो जाएगा। रो भी फिक्स्ड हो रही है आपकी और कॉलम भी आपका फिक्स हो रहा है। रो और कॉलम दोनों को फिक्स करना है तो आप लगाते हैं एब्सोल्यूट। अगर अब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो दोस्तों हमेशा आंसर सब में 12 ही आने वाला है, 12 ही सबका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको भी हमको कई बार यूज करना पड़ता है एब्सोल्यूट को, जिसको हम लोग फिक्स्ड रखना चाहते हैं अपना कह सकते हैं एड्रेस रेफरेंस। और तीसरा आपके पास होता है दोस्तों जिसमें हम लोग एक एब्सोल्यूट लेते हैं, या तो हम कॉलम को एब्सोल्यूट बनाएंगे या हम रो को एब्सोल्यूट बनाएंगे। दोनों को बना देंगे तब तो आपके पास एब्सोल्यूट हो गया, दोनों को ही नहीं बनाया तो रिलेटिव हो गया। तो एक आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिखता हूं $A1 या फिर लिख सकता हूं $1। तो आपने क्या कर दिया, या तो कॉलम को आपने फ्री छोड़ दिया, रो को आपने यहाँ स्टैटिक या कह सकते हैं कि फिक्स्ड या एब्सोल्यूट बना दिया, या फिर आपने कॉलम को बना दिया। तो किसी भी एक के आगे आपने डॉलर लगा दिया। उससे क्या होगा, जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसमें आपने बोला कॉलम तो मेरा वही होना चाहिए, चाहे कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करें, रो भले ही चेंज हो सके। इसमें आपने कह दिया कॉलम चेंज हो सकता है लेकिन रो तो मेरी वही होनी चाहिए। तो इसका जो यूज है दोस्तों वो थोड़ा कम आता है, अगर आप कोई बड़े लेवल पे कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपको होती है तब आप उसको यूज करते हैं। जनरली हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव रेफरेंस को, कभी कभी एक फिक्स सेल से डेटा लेना होता है तो फिर आप वहां पर एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करते हैं। तीसरा होता है मिक्स्ड। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, which of the following is an example of या फॉर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट क्या है, तो ये कौन सा है दोस्तों आपके पास रिलेटिव, ये कौन सा हो गया, दोनों के आगे डॉलर लगा इसलिए एब्सोल्यूट, इसमें केवल $C ये गलत है और ये भी गलत है, ये दोनों तो सेल रेफरेंस है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस में कॉलम और रो दोनों होते हैं। ठीक है, और #C तो कुछ होता ही नहीं है दोस्तों, #C तो नहीं लगाना है आपको, क्योंकि हैश नाम से कुछ भी नहीं है। डॉलर तो फिर भी ठीक होता, बट उसमें भी क्या है आपके पास में, यहाँ कॉलम बता दे लेकिन रो नहीं है, इसलिए रेफरेंस नहीं है। तो ये दो ही रेफरेंस है, एक है रिलेटिव एक है एब्सोल्यूट। और आप कंफ्यूज नहीं हो, मैंने फिर कहा था कंफ्यूजन वाली बात यहाँ है ही नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो आपको, इसलिए इन्होंने तीसरा मिक्स्ड इसमें लिखा ही नहीं है। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज बाय डिफॉल्ट एक्टिव व्हेन द टेबल ऑफ कंटेंट या एंट्रीज और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स इज ओपन। अगर जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में
TOC भी कहते हैं। जब आप TOC वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करके बैठे हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आपको यहाँ पर टैब दिखता है? तो जब आप TOC ओपन करते हैं दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे ऊपर अलग-अलग टाइप के टैब आपके अवेलेबल होते हैं। फिर आप यहाँ पर सेटिंग्स इसमें जाकर के, इसमें जाकर के, इसमें जाकर के, इसमें जाकर के आप वो सेटिंग्स चेंज करते हैं जो भी आपको चाहते हो। तो बोल रहे हैं हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन सा ओपन होता है? देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जब आप इसकी देखेंगे, मैंने आपको जब ये पढ़ा रहा था ये टॉपिक, तब भी मैंने आपसे कहा था कि बाय डिफॉल्ट आपके पास टाइप जो है वो वाला डायलॉग बॉक्स, मतलब यहाँ पर लिखा होगा टाइप। तो टाइप एक आपको यहाँ मिलता है, एक ऑप्शन, एक टैब जो आपका बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। तो एंट्रीज इसके बाद मिलती है, बैकग्राउंड उसके बाद, स्टाइल, और यहाँ आपके पास है टाइप। तो आपके ऑप्शन का आंसर क्या है? टाइप है। इसको अच्छे से देखिएगा भी दोस्तों आप। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या होता है? जब मैं अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे डॉक्यूमेंट में अगर मैं चाहता हूं, अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया और इस फाइल में अब अगर आप इसमें कोई चेंजेस करें, कोई और बंदा या मैं भी इसमें अब अगर कोई चेंजेस करता हूं, तो वो चेंजेस मेरे सारे रिकॉर्ड होते रहे, ताकि मैं बाद में कंपेयर कर सकूं जो मेरा पहले का काम था और जो मेरा अब का काम है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और उन जो भी चेंजेस है उनको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये भी मैं कर सकूं। तो इसके लिए एक ऑप्शन है मेरे पास टूल्स में, वो है ट्रैक चेंजेस। उसको मैं ऑन कर दूंगा। उसके बाद जब भी कोई चेंजेस होंगे तो वो मेरे पास वहां पर आते जाएंगे, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड होंगे। तो लिखा यू, ये क्या था? पहले तो एक तो कि ट्रू कौन सा है, मतलब इसका मतलब हो गया 3 तो इसमें गलत होंगे। यू कैन नॉट रिकॉर्ड चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि ऐसा करना है, इसीलिए हम ट्रैक चेंजेस को यूज करते हैं। ये बोल रहा है आप तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिकॉर्ड अ चेंज मेड इन द डॉक्यूमेंट। हम तो कर सकते हैं। इसके बाद है कमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर ओनली कैन बी डिलीटेड, मतलब अगर एक पर्टिकुलर ऑथर है उस डॉक्यूमेंट का, वही उन चेंजेस को, उन कमेंट्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके, डिलीट कर सकता है। तो ये सही है। उसके बाद है एनी चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट इज परमानेंट। मैंने कहा नहीं, उसको हम लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये परमानेंट नहीं है। और उसके बाद है नन ऑफ द अबो, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है आपके पास? ठीक है, बी आंसर है। ठीक है, फोर्थ हो गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है फिफ्थ। फिफ्थ क्या है? इमेजिन यू आर अ फाइनेंशियल एनालिसिस टास्क विद एनालिसिंग, जो भी आपके पास कोई कंपनी है उसमें आप कहीं कुछ कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, सेल्स डेटा को लेकर के आप काम कर रहे हैं। द डेटा इज स्टोर्ड इन अ सेपरेटेड शीट्स। आपका जो डेटा है वो अलग अलग शीट में है। मान लेता हूं आपके पास एक शीट है यहाँ पर जिसमें आपने कुछ डेटा स्टोर कर रखा है, ठीक है, इसका डेटा पड़ा है। ऐसा ही एक और सेपरेट शीट है जो कि आप नीचे प्लस बटन पे क्लिक करके एक और शीट ले लेते हैं, इसके अंदर भी आपका डेटा पड़ा है। फिर यहाँ एक आपने और इस प्लस बटन पे क्लिक करा, एक और शीट में आपका डेटा यहाँ आ रहा है। अब ये क्या बोल रहा है? डेटा तो आपका मल्टीपल शीट्स में सेपरेटेड है विद एन एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल, कैल्क कोई भी ले सकते हैं। इसके एग्जांपल में मैंने एक्सेल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप कैल्क भी ले सकते हैं। ईच रिप्रेजेंटिंग सेल्स फिगर फ्रॉम डिफरेंट रीजन। एक मान लो नॉर्थ की है, एक ईस्ट जोन की, एक साउथ जोन की है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसका डेटा, इसका डेटा, इसका डेटा। अब हम लोग यहाँ क्या चाहते हैं? हाउ यू कैन, यहाँ कह सकते हैं एफिशिएंटली व्यू एंड कंपेयर क्वार्टरली सेल्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल रीजन इन अ सिंगल स्प्रेडशीट। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इस टेबल का, इस टेबल का या इस टेबल का जो डेटा है, अब मैं इसको यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ एक सिंगल स्प्रेडशीट में। मतलब तीनों से डेटा उठा करके मुझे लेकर के आना है। इस पे मैं कुछ फंक्शंस अप्लाई करवाऊंगा जिसके बेस पर मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा देख सकता हूं, टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप इन डेटा के बीच में। तो इसके लिए हमको बोले जा रहे हैं 4 ऑप्शंस। क्या करेंगे हम लोग? वैसे एक ऑप्शन है हमारे पास जो पहला ही टॉपिक है, कंसोलिडेशन, हम वो यूज करते हैं जब मल्टीपल शीट से हम डेटा को उठा करके लेके आते हैं। तो ऑप्शन है बाय क्रिएटिंग सेपरेट चार्ट फॉर ईच रीजंस डेटा, नहीं, क्योंकि हमें चार्ट बना करके देखने की जरूरत है ही नहीं। सेकंड है बाय यूजिंग कंसोलिडेट फंक्शंस टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल रीजन शीट्स इनटू
वन समरी शीट, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि कंसोलिडेट का मतलब ही यही है, अलग अलग जगह से अलग अलग शीट से डेटा लेकर के आए और उसके ऊपर आप यहाँ पर सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आप अप्लाई कर सकें और आप अपने डेटा को यूज कर सकते हैं, जिसको मैं प्रैक्टिकली पूरा बता चुका हूं, आप देखिएगा जरूर। फिर है बाय मैन्युअली कॉपिंग एंड पेस्टिंग डेटा फ्रॉम ईच रीजन्स, ये कोई मतलब ही नहीं जब हमारा काम कंसोलिडेशन से हो ही रहा है। और बाय डिलीटिंग अननेसेसरी डेटा, तो ये भी नहीं है हमारे पास, फाइनल आंसर है हमारा बी। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, ये कह रहा है कि यहाँ एक इशू बता रहा है, अगर किसी को ऐसा कोई इशू हो जाता है तो इसमें ये क्या बता रहा है कि सोर लोअर बैक इज कॉज्ड ड्यू टू सोर लोअर बैक, किस वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस बताए जा रहे हैं, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है ये। ठीक है, नो लंबर सपोर्ट, तो सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से ये जो है वो लोअर बैक में इशू हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आपके पास दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उन 6 में से 5 करने थे। सिमिलरली यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके पास स्प्रेडशीट फाइल होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब आप जानते होंगे, जो भी एक फाइल होती है, एक तो फाइल का नाम होता है और उसका एक एक्सटेंशन होता है। जैसे मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है सपोज एबीसी, तो abc.mp3 भी हो सकती है, एबीसी जो है वो .mp4 भी हो सकती है, .jpg भी हो सकती है, .png भी हो सकती है, ऐसे ही .pdf भी हो सकती है। तो ये क्या बताता है, फाइल का नाम, और ये क्या बताता है, फाइल का टाइप, फाइल किस टाइप की है। तो वैसे ही इन फाइलों को देख करके आप उसका टाइप बताते हैं। तो जो कैल्क है हमारे पास, लिब्रे ऑफिस कैल्क, उसमें हमारे फाइल जो है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपके पास है .ods। ठीक है, एस का मतलब यहाँ आपके पास आ जाता है शीट्स। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, एक होता है फाइल, फाइल में आपको मिलता है न्यू, और न्यू में सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है आपको टेम्पलेट। ठीक है, यहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और सामने शॉर्टकट लिखी होगी Ctrl+Shift+N, या फिर इसको आप स्टैंडर्ड टूल बार से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसकी जो शॉर्टकट है वो क्या है, Ctrl+Shift+N। इस चीज को ध्यान रखिएगा, Ctrl+Alt+T भी नहीं है, Shift+Alt+T भी नहीं है, और Ctrl+Alt+N भी नहीं है, क्या है, Ctrl+Shift+N। ठीक है, इसको भी जब मैं दोस्तों टॉपिक पढ़ा रहा था आपको टेम्पलेट, तब भी मैंने आपको इसको बोला था, ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें, विच स्टाइल कैटेगरी वुड यू यूज टू फॉर्मेट अ सेक्शन कंटेनिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड लिस्ट। तो जब आप अपनी एक स्टाइल क्रिएट करते, तो स्टाइल्स के अंदर दोस्तों बहुत सारी कैटेगरी है, कुल मिला के 6 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। तो उसमें से ये क्या बोल रहा है कि जो आपका सेक्शन है, आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो ग्राफिक्स है, आपकी जो लिस्ट है, ठीक है, इस टाइप के सेक्शन को अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप, क्या नाम से ही पता पड़ रहा है सेक्शन है, तो क्या बन रहा है आपके पास, फ्रेम। फ्रेम स्टाइल आपके पास ये आता है जब कोई एक कंप्लीट सेक्शन है जिसमें कोई टेक्स्ट होगा, इमेज हो सकती है, कोई बुलेट्स एंड लिस्ट आपके पास है, तो उसके लिए आप क्या बना रहे हैं, फ्रेम। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स विच इज क्रिएटेड वाइल पोजिशनिंग एनी इमेज। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी जो इमेज की पोजिशंस के अकॉर्डिंग अगर हमको ग्राफिक्स को सेट करना है, दिस पॉइंट कुड बी द पेज, कोई पेज हो सकता है, फ्रेम हो सकती है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज आइदर अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें अगर हम देखें तो दोस्तों बुक मार्क होगा नहीं। बुक मार्क का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे कि मुझे पेज नंबर 10 पे जाना है हर बार, तो मैं क्या कर सकता हूं, वहां पर एक बुक मार्क लगा सकता हूं। जैसे उस बुक मार्क पे जाना, उस बुक मार्क का एक नाम दे करके तो हम वहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि बुक मार्क हमारे सिलेबस में ही नहीं है। उसके बाद आता है आपके पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या हो जाता है आपके पास में, यानी कि इसको आपको लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में रखना है, या सेंटर में रखना है। एक होता है जस्टिफाई भी। इसके बाद आता है आपके पास, मान लो रैप टेक्स्ट, मैं इसका आंसर बताऊंगा लेकिन पहले अपन कट भी कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये टेक्स्ट मेरे इस विंडो से टकरा करके ऑटोमेटिक न्यू लाइन में आ जाए, फिर जाए इस विंडो से टकरा करके फिर न्यू लाइन में आ जाए।
तो इसका जो ऑप्शन है आप देखेंगे कि जो आपके ग्राफिक्स है, ठीक है, जिसको आपको पोजीशन देनी है पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स, तो इसका जो आंसर है आपके पास वो आता है दोस्तों एंकरिंग। ठीक है? तो जब हम लोग इमेज के साथ अपने फॉर्मेटिंग देख रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था एंकरिंग को लेकर के। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखें फिफ्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, यहाँ कह सकते हैं इनवैलिड मैक्रो नेम। मैक्रो का जो नाम होता है दोस्तों हमारे पास में, उसमें ये बोला जा रहा है कि इनवैलिड मैक्रो नेम हो सकता है। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि बीच में केवल आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो और स्पेस भी आप नहीं ले सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बनता है फॉर्मेट स्टार वर्ड। ठीक है, ये आपका एक इनवैलिड है, बाकी सारे के सारे आपके पास वैलिड है। इसी टाइप से नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है सिक्स्थ, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रेश फूड जो है कैफेटेरिया में, ठीक है, फ्रेश फूड कैफेटेरिया हेल्प्स टू मेंटेन द डैश ऑफ द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की किस चीज को ध्यान रखेगा? अगर एक अच्छा फ्रेश खाना बना हुआ है किसी कैफेटेरिया में, तो क्या हम इसको देखते ही नहीं समझ पाएंगे? हेल्थ को लेकर के बात हो रही है, अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस थे, आपको फिर इसमें एक छोड़ना था, जो भी आपको नहीं आया छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी दोस्तों 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको करने हैं केवल 5। ठीक है, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू जंप, आपको जंप करना है टू अ डिफरेंट स्प्रेडशीट फ्रॉम द करंट स्प्रेडशीट। आपको एक जगह पे क्लिक करके किसी और जगह पे जाना है, तो नाम से ही पता पड़ रहा होगा वो क्या है आपके पास, हाइपरलिंक। ठीक है, कनेक्ट कुछ है नहीं, कॉपी कुछ है नहीं, कॉपी के बाद पेस्ट भी होता है जो डेटा आता है, लेकिन हम इस पे क्लिक करके कहीं और जाना चाहते हैं, जंप। और मैक्रो में भी आपके पास ऐसा नहीं होता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है इसका, हाइपरलिंक। देखिए, अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी टॉपिक पता है, मैं पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद बोल रहा हूं, अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी पता है तो भी दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कोई कंफ्यूजन आपके यहां नहीं रखी गई है। यहां पर हाइपरलिंक के बाद नीचे लिखा होता है कुछ और नाम, लाइक लिंकिंग विंकिंग, तो थोड़ा आप कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, आप एक चीज बस जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार दोस्तों मेरे वीडियोस जरूर देख करके जाइएगा, भले आप उसको 1x में देखें, 1.5 में देखें, 1.75 या 2x में, जैसे देखना है देखिए, बट आप देख करके जरूर जाइएगा, ताकि वो लास्ट टाइम पर जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो उन सारी चीजों को बिल्कुल क्लियरली आप समझ पाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, जैसा मैं पढ़ाता हूं मोस्टली दोस्तों, वो आपको एग्जाम में एज इट इज आपको याद आता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो मेरे जो एक्सप्रेशंस है वो भी, मैं कई बार दोस्तों अपने स्टूडेंट से पूछता हूं, वो कहते हैं सर एग्जाम के टाइम पर ना मुझे आपके एक्सप्रेशंस याद आते हैं, जब आप वीडियो में पढ़ा रहे होते हैं, आपकी आवाज याद आती है, ऐसा लगता है आप ये चीज बस अब हमको समझा ही रहे हैं, अभी बता ही रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम से पहले आप एक बार सारे वीडियोस को गो थ्रू जरूर करके जाइएगा, जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले, बेनिफिशियल रहने वाले। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क में क्या नहीं कर सकते? तो दोस्तों कैल्क में हम लोग मेल मर्ज नहीं कर सकते। अब मेल मर्ज क्या है ये मैं आपको वैसे बता चुका था, और लेकिन एक चीज और कह देता हूं, मेल मर्ज टॉपिक इस बार हमारे कोर्स से हट भी गया है। मेल मर्ज क्या होता है कि आपने अपने एक सपोज एक्सेल की फाइल बना दी। मैं स्कूल में जनरली क्या करता हूं, जब कोई कॉम्पिटिशन्स करवाता हूं, मान लो 8 टू 10th का या फिर मैंने 6 टू 8 का ऐसा कोई कॉम्पिटिशन कराया, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, हर क्लास से मान लो 10-10 बच्चों ने किया, 40 बच्चे, अब 40 बच्चों को सर्टिफिकेट देना है मुझे। तो दोस्तों एक एक का सर्टिफिकेट तो मैं बनाऊंगा नहीं, मान लो क्लास 1 से 12 तक के सारे बच्चों ने किया होगा, तब तो दोस्तों मेरे पास 1000-1200 हो जाएंगे बच्चे। उन सभी का कंटेंट, उन सभी का सर्टिफिकेट मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, एक एक्सेल की फाइल बना देता हूं, और एक्सेल की फाइल को बना लेने के बाद मैं जाता हूं अपने राइटर में, और राइटर में या आप वर्ड में भी कह सकते हैं, तो वर्ड में आप जाकर के यहां पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप लिख सकते हैं। बस आपको यहां से स्टूडेंट का रोल नंबर अगर ये चाहिए तो ये यहां से आएगा, आपको उसका नेम चाहिए तो एक्सेल से आएगा, आपको उसको फादर नेम चाहिए वो यहां से आ जाएगा, परसेंटेज चाहिए, मार्क्स चाहिए वो यहां से आ जाए, बाकी पूरा का पूरा डेटा एक जैसा, केवल ये एक्सेल का जो डेटा है वो यहां पर चेंज होता है। तो इस टाइप का काम जो है वो आप करते हैं या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर आप करते हैं राइटर में। ठीक है, तो वर्ड में, राइटर में, वहां आप मेल मर्ज को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां देखें तो हम किस में पढ़ रहे हैं,
कैल्क में। क्या कैल्क में आप कर सकते हो? ये बोल रहा है कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा, एक्सेल, कैल्क इसी के लिए काम आता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। चार्ट होते हैं जैसे कि पाई चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट है, या आपके पास दूसरे टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं वो आप बना सकते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा क्यों नहीं कर सकते? कर ही सकते हैं। डेटा को एनालिसिस तो करना ही है, हम करते ही हैं मोस्टली। तो क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों? मेल मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, द डिटेल एसोसिएटेड विद एन एंटिटी इज कॉल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब ये बात हो रही है लिब्रे ऑफिस बेस को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है कॉलम। इस कॉलम के अंदर मतलब यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम है, जैसे सीरियल नंबर, जैसे हमारे पास यहाँ है नेम, यहाँ है सपोज फादर नेम, यहाँ है हमारे पास एड्रेस, यहाँ हमारे पास ईमेल। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पर द डिटेल, ये है हमारी डिटेल, इस बच्चे की डिटेल, ये यहाँ से हम डिटेल्स उठा रहे हैं। द डिटेल एसोसिएटेड विद एन एंटिटी, इस बच्चे की जो इस रिकॉर्ड की जो डिटेल है वो यहाँ अगर हम बात करें, ये उसका सीरियल नंबर है, ये उसका नेम है, ये उसका फादर नेम है, ये उसका एड्रेस है, ये उसकी ईमेल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस ये तो कंप्लीटली दोस्तों पूरी की पूरी होती तो क्या बोलते हैं? टेबल। इसमें से अगर हम सिर्फ इसी की बात कर रहे होते तो ये क्या कहलाता? हमारा रिकॉर्ड्स। इसमें प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की का मतलब होता है एक ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती और नल नहीं हो सकती। जैसे नाम डुप्लीकेट हो सकता है, फादर नेम भी आ सकता है एक जैसा, जैसे दो लोगों के पापा का नाम अनिल, मुकेश, ऐसा कुछ भी हो। ठीक है, एड्रेस हो सकता है एक ही घर में से, एक ही मतलब पेरेंट के दो बच्चे एक ही क्लास में जो पढ़ रहे हो, ट्विंस वगैरह हो। ईमेल हो सकता है पेरेंट्स की एक जैसी हो। फोन नंबर पेरेंट्स का है तो एक ही होगा, लेकिन अलग क्या होगा दोस्तों? सीरियल नंबर, स्कॉलर नंबर, रोल नंबर, ऐसी चीजें। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। अब लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंटिटी जो है हमारे पास उससे रिलेटेड, यानी कि रिकॉर्ड में जो हमारे पास में एंटिटी जो वैल्यूज हैं, इससे रिलेटेड ये जो इंफॉर्मेशन है, ये क्या है? उसका पेरेंट का नाम, ये क्या है? एड्रेस, ये क्या है? ईमेल। तो ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? एट्रीब्यूट से। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं आपके पास, इन एट्रीब्यूट्स को हम लोग दोस्तों कॉलम्स भी बोल सकते हैं और हम इसको फील्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलम्स, फील्ड्स, एट्रीब्यूट सब एक ही है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द डैश डेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और नंबर। जैसे मैं अगर बात करता हूं, इसमें जो सीधा आंसर है वो समझ में आ रहा होगा आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और नंबर। ये है अल्फाबेट्स, ये है न्यूमेरिक वैल्यू। अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक को हम क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान लो मेरे घर का एड्रेस है, मेरे घर का एड्रेस है 17/B, सपोज ऐसे ही जो है नहीं, और मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ CHB जोधपुर कॉमा जोधपुर, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो ये 17 और B क्या है? ये हो गया नंबर, ये हो गया आपके पास अल्फाबेट। तो जब कोई वैल्यू जिसमें अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं या आपके पास नंबर्स भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, जब अल्फाबेट्स और नंबर आते हैं तब तो आप उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ अल्फा न्यूमेरिक। सेमी स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, अनस्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड कुछ नहीं होता। ये बात हो रही थी डेटाबेस को लेकर के, लेकिन ये बात हो रही है डेटा को लेकर के, डेटा के टाइप को लेकर के। जो हमने बेस के अंदर जब हमने टेबल बनाई थी तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि अलग अलग टाइप का डेटा आपके पास होता है, जैसे कि आपके पास वेर केयर है, कैर है, या आपके पास इंटीजर है, फ्लोट है। याद होगा आपको, मैंने ये सारी चीजें बता रखी है, एक बार वापस देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद बोला जा रहा है विच काइंड ऑफ हैजार्ड कैन अकर इन आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में जो खतरा है वो किस टाइप का हो सकता है? ठीक है, तो अब आईटी इंडस्ट्री में तो किस टाइप का होगा? केमिकल वहां होंगे नहीं, फिजिकल वहां होगा नहीं, बायोलॉजिकल वहां होगा नहीं, तो किस टाइप का होगा? एर्गोनॉमिक कह सकते हैं हैजार्ड वहां पर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था। आप चाहें तो मतलब कुल मिलाकर के आपको 6 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इन अ क्वेरी विजार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इज क्लिक्ड टू मूव अ फील्ड नेम फील्ड फ्रॉम अवेलेबल फील्ड लिस्ट टू फील्ड इन द क्वेरी। आपको याद होगा जब हम लोग किसी भी विजार्ड में जाते हैं तो हमारे पास होती है एक टेबल या क्वेरी में से आपको डेटा लेना होता है। ऐसे कॉलम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, और इनमें से कौन सा कॉलम लेना है? इस बटन का मतलब होता है जो सेलेक्टेड कॉलम है इसको उधर ले जाना है। एक इसी के पास दोस्तों डबल वाला एरो बना होता है, इस बटन का मतलब होता है ये सारे के सारे इधर आ जाए।
ठीक है, एक ऐसा भी आपके पास बटन होता है, इसका मतलब है ये जो सेलेक्ट करके आप वापस इधर लेके आना चाह रहे हैं और इधर से आप हटाना चाह रहे हैं। और ऐसे ही आपके पास यहाँ पर, ठीक है, और बटन भी आपके पास होते हैं, जिसका मतलब है ये सारे के सारे आप इधर ले रहे हैं। तो इसमें भी देखो कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता, वो आपको ऐसा बटन भी दे सकता था और साथ-साथ में वो आपको ऐसा बटन भी दे सकता था कंफ्यूजन के लिए। लेकिन उसने नहीं दिया, उसको पता है स्टूडेंट कंफ्यूज होगा फालतू में, उसके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो सीबीएसई भी ये चाहता है कि आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल सिंपल सा पेपर हो, अच्छे से आप समझें। ज्यादा कंफ्यूज करने पर आपके साथ मतलब कह सकते हैं नाइंसाफी होगी। ठीक है, तो आपको आता है तो आप आंसर दे देंगे। तो उसमें जो बटन होता है आपके पास, इस टाइप का एक बटन होता है, इस बटन के थ्रू आप अवेलेबल फील्ड्स को फील्ड्स इन द क्वेरी बटन पे या बॉक्स में आप भेजते हैं। ठीक है, एक बार भी अगर आपने प्रैक्टिकली करके देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर देखिएगा, और मुझे लगता है अभी तक टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट है आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के। इसमें अगर हम देखें तो फिर से हमारे पास 6 क्वेश्चन है, करने हमें 5। ठीक है, आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। आपने एक टेबल बना रखी है और टेबल को आप करना चाहते हैं मॉडिफाई, तो आप कैसे करेंगे? डेटा शीट व्यू आपके पास होता है क्या? स्ट्रक्चर व्यू आपके पास होता है क्या? आपके पास क्या है दोस्तों? डिजाइन व्यू। ठीक है, अगर आप किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, राइट क्लिक करके उस टेबल पे एडिट करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो टेबल ओपन होती है वो किस में होती है? डिजाइन व्यू मोड में ओपन होगी, और अब आप उसके स्ट्रक्चर को चाहें तो बदल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ क्वेरी इन डेटाबेस। एक डेटाबेस में क्वेरी का मतलब क्या होता है? मैं आपको हमेशा कह रहा हूं दोस्तों, आपके पास जो 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट, इन चारों की डेफिनेशंस आप जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम में। यहां से पक्का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में अगर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। कहां से? टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट से। इसके अलावा जो कीज हैं, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की है आपके पास, तो स्पेशली इन 2 कीज को तो बहुत अच्छे से देख लेगा। बाकी अल्टरनेट की या फिर आपके पास कैंडिडेट की 4-5 टाइप की जो कीज है वो मैंने आपको बताई, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। और साथ साथ में जो एसक्यूएल वाला पार्ट है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास होता है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई ये क्वेरी का मीनिंग क्या है? टू रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में दोस्तों बहुत सारा डेटा पड़ा है। मान लो मैं एज कॉलम को लेकर के बात कर रहा हूँ, किसी की एज है 18, किसी की है 19, किसी की है 20, किसी की है दोस्तों 25। अब मुझे ये चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स के नाम बताएं, वो उन स्टूडेंट्स की डिटेल लेकर के आए जिनकी एज 20 या 20 से ज्यादा है। तो दोस्तों इन 2 की डिटेल्स आएंगी, इन 2 की डिटेल्स नहीं आने वाली है। ये किसके थ्रू करते हैं? हम क्वेरी के थ्रू। क्वेरी का मतलब बेसिकली क्या है? एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, कंडीशन सेट कर सकते हैं, और उस कंडीशन या क्राइटेरिया के बेस पर आप डेटा लेते हैं। तो क्वेरी जो है वो अच्छे से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको इसको 2 अलग अलग पार्ट में बताई है। एक क्वेरी हमने सिंपल क्वेरी करी है जो कि विजार्ड के थ्रू है। ठीक है, एक तो मैंने विजार्ड के थ्रू बता दी है, और साथ में हमने क्वेरी लगाई है दोस्तों एसक्यूएल में भी। तो एसक्यूएल में भी आप अपनी क्वेरी पूरी टाइप करते हैं। यहां पर जो बात हो रही डेटाबेस की क्वेरी को लेकर के, वो विजार्ड के थ्रू आप जो ले रहे थे, जिसमें आप स्पेसिफिक डेटा ले रहे थे। और एसक्यूएल में अगर आप करते हैं तो फिर आप पूरा लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग, ऐसा कुछ। तो ये आपको याद होगा, सेलेक्ट क्वेरी। नेक्स्ट अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है दोस्तों? हमारी जो टेबल है, इस टेबल का जो डेटा है, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू। यानी कि यहाँ पर अगर आप डेटा डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर जाकर के ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म होता है, क्या कहता है? इट इज, पहले तो बोल रहा है नॉट ट्रू, तो देखते हैं। इट इज द फ्रंट एंड फॉर डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के लिए फ्रंट एंड होता है, बिल्कुल होता है। आप बहुत सारी वेबसाइट्स यूज करते हैं जहां पर एक फॉर्म में ही डेटा डालते हैं, चाहे वो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, लॉगिन, जो भी आप कहीं पर भी लॉगिन कर रहे हैं, फेसबुक पे आप जो पोस्ट डाल रहे हैं, वो सब क्या होता है आपके पास फ्रंट एंड में आप डेटा एंट्री करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, इट कैन कंटेन टेक्स्ट फील्ड। आप इसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं।
उसके बाद बोल रहा है ग्राफिक्स कैन बी इंसर्टेड ऑन द फॉर्म। तो मैं कह रहा हूं कि आप इमेज भी डाल सकते हैं, आप अपलोड करते ही हैं अपनी फोटोज वीडियोस। तो बोल रहा है इट कैन एक्सेप्ट ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड। इसमें केवल आप 2 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड या 20 रिकॉर्ड ही डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, फॉर्म में आप चाहे जितना डेटा डालें, डिपेंड्स ऑन टेबल। आप टेबल पे और वेबसाइट्स बनाने वाला, ऐप बनाने वाला जब तक कोई कंडीशंस नहीं लगा दे कि आप केवल 5 रिकॉर्ड ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम बात किसके लिए करें दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, लिब्रे ऑफिस बेस, और बेस में तो आप अनलिमिटेड डेटा ऐड कर सकते हैं। तो बोल रहा है आपको फिक्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, वो है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन द प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर विल रिड्यूस। ठीक है, तो आपके पास इंश्योरेंस ये नहीं हो सकता, बिजनेस रेवेन्यू ये नहीं हो सकता है, ऑपरेशनल चेंज ऑफ द कंपनी ये भी नहीं हो सकता। तो सामने दिख रहा है आपको ऑप्शन क्या, आपके पास लाइबिलिटीज है। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन द प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर विल रिड्यूस। ठीक है, तो लाइबिलिटीज जो है उसको ये रिड्यूस करता है। इस टाइप से दोस्तों हमारे पास हो गए 4 क्वेश्चन। पांचवा है which of the following is not an example of ignition secure of open flames। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है स्पेस इसको हेटर्स को लेकर के। तो ये एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इन ऑप्शंस जो आपके पास आते हैं ऐसे वाले, इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा घुमा फिरा करके आपको समझ में आ रहा तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। इसी टाइप से लास्ट क्वेश्चन है विच एक्शन कंट्रीब्यूट्स टू अ हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये तो खैर आप हर जगह देखते ही हैं, कीपिंग इमरजेंसी एग्जिट क्लियर्स। ठीक है, तो खैर ये सब तो समझ में आ ही गया होगा, सिंपल सा है। इमरजेंसी जो एग्जिट है वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो हर जगह आप देखते हैं। इनफैक्ट बस और ट्रेन में भी देखते हैं, आप किसी मॉल्स में, आपके स्कूल में भी जो हो सकता है इमरजेंसी एग्जिट हो, और उसको आपको बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों जो हमने देखे हैं सेक्शन ए से रिलेटेड। अब अपने पास आता है यहाँ पर सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर के। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमको डिफाइन करना है, उन क्वेश्चन के आंसर को मेंशन करना है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है इसको मैं लेकर के आता हूं आपके लिए अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।